गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है O2 सेशंस मतलब ओएसिस ऑनलाइन सेशन। यस, तो रोज की तरह हम वापस आज मिले हैं शाम 4 से 6 बजे ऑक्सीजन का डोज लेने के लिए और पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पे शाम 4 से 5 बजे हम एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, फिर वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपनी लाइफ को याद करते हैं। और 5:15 से 6:15 का टाइम है, वो हम सब के लिए स्पेशल है, क्योंकि ये टाइम होता है जब हमको कुछ इनपुट्स मिलते हैं, जब हमको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है, जब हमको गाइडेंस मिलता है, ऐसे हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जिसको शायद हम सालों से पूछ रहे थे, सालों से सोच रहे थे, तो ऐसी चीज़ों को हमको जानने मिलता है, नई एनर्जी मिलती है। तो आज का जो फ्राइडे स्पेशल सेशन है, वो हम सबका फेवरेट है और बहुत ही टफ है और हम सबको ज़रूरत है कहीं न कहीं, तो सुन के ही हम लोग आ जाते हैं। और सेशन का टाइटल, जो डे टाइटल है, वो हमारा है फ्रीडम पेरेंटिंग, जो हर फ्राइडे 5:15 से 6:15 सेशन होते हैं। हम सबको पता है फ्रीडम पेरेंटिंग के होते हैं, जिसमें पेरेंटिंग के सवालों के जवाब मिलते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चों के साथ जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि हम सब बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं हम सब सोचते हैं कि ये सवाल को कैसे सॉल्व करें, ये सवाल को कैसे हैंडल करें, बच्चों को इस जगह पे कहाँ हैंडल करें, कैसे उनको ये समझाएँ, कैसे उनको ये बताएँ। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स है, वो हम दूर करते हैं अपने आप को ग्रो करके, कहीं न कहीं अपने आप को जान के, अपने आप को ज़्यादा समझ के हम ये सारे आंसर्स ढूँढने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमको श्रवण भाई हेल्प करते हैं। तो आज यस, श्रवण भाई हमारे साथ वापस जुड़े हैं, हम सबको हेल्प करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, अगर श्रवण भाई मैं सही बता पाऊँ, आज आप मुझे कन्फर्म करना कि आज हम जानने वाले हैं कि भाई बच्चे हैं, बहुत डिमांड करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, वाई-फाई चाहिए, माँ का है साइकिल दे दो। तो हम क्या करें? कैसे उनको हाँ बोले, दे दे, एक बार ही दे दे, दूसरी बार ना बोले, या दूसरी बार ना बोले तो कैसे बोले? रोते हैं तो क्या मार दें? क्या करें? हम बहुत कन्फ्यूज़न है श्रवण भाई, तो प्लीज़ आइए और हमको हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच हार्दी जी। फिर से एक बार ये पेरेंटिंग के सफ़र में मैं सभी साथी मित्रों का स्वागत करता हूँ ओएसिस की ओर से। तो ये सफ़र को आनंददायी बना रहे, ऐसी मनोकामना है मेरी, और हम सब साथ में आगे बढ़ते रहें। आज का जो सेशन है कि बच्चे तरुणावस्था में, किशोरावस्था में ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, ज़्यादा वस्तुएँ माँगते हैं। तब जाके माँ-बाप को बहुत दिक्कत होती है कि क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सारी माँग उसकी पूरी कर दें? क्या उसकी कुछ माँगें पूरी करें, कुछ माँगें पूरी ना करें? क्या कोई भी माँग उसकी पूरी ना करें? कैसे बैलेंस करें? किस तरह से यह समस्या को सुलझाएँ? इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग, कन्फ्यूज़िंग, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम पहले ये तरुणावस्था क्या है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक पे आते हैं। मैं 2 ही मिनट में आपके सामने बात रखता हूँ कि अगर सबसे मुश्किल कोई अवस्था है व्यक्ति के पूरे जीवन की, तो वह तरुणावस्था है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यह बदलाव का समय होता है। जैसे कि जब भी कभी वातावरण में बदलाव होता है या कभी व्यक्ति के शारीरिक जीवन में बदलाव होता है, लेकिन जब चेंजिंग पीरियड होता है ना, तब सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि हम हाईवे पे गाड़ी हमारी ड्राइव करते हैं और कभी शाम होती है 6 बजे के बाद, और शाम होती है और पूरी रात नहीं हुई है अभी। शाम और रात के बीच का जो पीरियड है वो चेंजिंग टाइम है, उसमें हम हमारी लाइट चालू करें गाड़ी की या लाइट बंद रखें, फिर भी हमें उसमें देखने में तकलीफ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट ये चेंजिंग टाइम में ही होते हैं। तो ये मनुष्य जीवन का बहुत ही एक चेंजिंग टाइम कैसा है कि वो ये उम्र में कोई बच्चा बच्चा भी नहीं रहता है और पुख्त भी नहीं बन जाता है। वो दोनों के बीच की अवस्था है। यह समय ऐसा है जिसमें बच्चा शारीरिक रूप से तो
अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है एवं अपने करियर की तैयारी में भी व्यस्त है। यह अवस्था बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था है। इसके लिए बच्चा संपूर्ण बालक भी नहीं होता है एवं संपूर्ण पुख्त भी नहीं होता है। इसके लिए हमें यह उम्र में बच्चों को सँभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तरुणावस्था को समझना बहुत मुश्किल है, माँ-बाप के लिए भी कठिन है, अचानक सा बिहेवियर में फ़र्क आ जाता है। 12 साल, 11 साल तक तो माँ-बाप ऐसा समझते हैं कि हम जो बोलते हैं मेरा बच्चा करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अचानक 13 साल के बाद ऐसा बिहेवियर चेंज आता है, सामने प्रश्न करता है, सामने बोलता है, डिमांड बढ़ती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। ओके, अभी हमने समझा कि तरुणावस्था सबसे चैलेंजिंग है। ओके, अभी हमारा आज का जो विषय है कि बच्चा जब ज़्यादा माँग करता है, तो हमें क्या सारी माँग पूरी करनी चाहिए? 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में बच्चा बोलता है, हमें गाड़ी दे दो, हमें डिजिटल मोबाइल दे दो, हमें टैबलेट लाके दे दो, हमें इंटरनेट कनेक्शन दे दो। तो क्या लगता है सब पेरेंट्स को कि क्या उसकी सारी डिमांड हमें पूरी कर देनी चाहिए बच्चों की? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके व्यू आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नो, ओके, नो, शायद नहीं, नो, नहीं, ओके। तो अभी मेरा एक दूसरा प्रश्न है, तो क्या कोई भी डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए? तो क्या बच्चे की एक भी डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए? ओके, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसमें हम डिटेल में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप जब कोई भी बच्चा कानूनी रूप से कोई भी ज़िम्मेदारी सँभालने के लिए तैयार नहीं होता है, तब उसको वहाँ वस्तु देना चाहिए। चलो, जैसे कि 18 साल की उम्र नहीं हुई है और लाइसेंस नहीं लिया है और बच्चे के मोपेड की जिद कर रहा है, तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या लगता है आपको? वो ज़िम्मेदार हो गया है, वो बाइक सँभाल सकता है, वो सीख गया है, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि कानून कहता है कि 18 साल के बाद ही वो बाइक चला सकता है। तो तब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? बच्चा बोलेगा कि मेरे मुझे सब कुछ आता है, मेरे सारे दोस्त भी लेकर जाते हैं, तो वो समय में माँ-बाप को बहुत दिक्कत वहाँ पर क्या करना चाहिए? ओके नहीं देना चाहिए, जो उसके लिए ज़रूरी है वहाँ देना चाहिए, फिर भी नहीं देना है, समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके, गुड। मैं यहाँ पे एक शेयरिंग करना चाहता हूँ कि एक एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि एक लड़का है और लड़का अपने पिताजी के पास बाइक की डिमांड करता है और उसके बाद उसका डायलॉग होता है पिताजी के साथ और माताजी के साथ, तो उसकी मम्मी उसको ना बोलती है कि बेटा आप 18 साल के नहीं हुए हो, तो आपको बाइक हम नहीं देंगे। उसके पापा बोलते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, बाइक सँभाल सकता है, दे देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पापा उसके मम्मी की बात नहीं मानते हैं, बच्चे को बाइक दिलवाते हैं, बच्चा बाइक पे सवारी करना चालू करता है। एक दिन ऐसा होता है कि 3 दोस्त बाइक लेके जा रहे हैं और रास्ते में एक छोटा-सा बच्चा आ गया और उसको टक्कर लग गई और सीधा बच्चा बेहोश हो गया, सीधा हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है। आँख खुलती है तो पता चलता है उसका एक हाथ काटना पड़ा, क्योंकि बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। उसको जैसे ही होश सँभलता है, उसको पता चलता है कि जो बच्चे को बाइक की टक्कर लगी थी, वो बच्चा मर चुका है। उसके माँ-बाप ने मेरे ऊपर केस कर दिया है। उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना था, उसका वीज़ा उसका कैंसल हो गया। तो ये सारी परिस्थितियों में जे से जब बच्चा गुज़रता है, तो ऐसा सोचता है कि मेरी मम्मी ने मुझे ना बोला था बाइक खरीद के चलाने के लिए, लेकिन मेरे पापा ने मुझे दिलाया। मैं तो छोटा हूँ, मैं अभी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन क्या मेरे पापा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 18 साल के पहले कोई बच्चे को बाइक नहीं देनी चाहिए? तो बच्चा जब ऐसी कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं होता है, तब उसको खुद को भी ऐसा लगता है कि ये ज़िम्मेदारी
मुझे ज़्यादा दे दी गई है। मेरा एक पर्सनल शेयरिंग मैं आपको करता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 16 साल की उम्र में मुझे जीप हमारे घर में थी जीप, तो वो जीप मुझे आ गई थी 16 साल की उम्र में। एक दिन मेरे बड़े पापा ने देखा कि ये लड़का तो एक्चुअली हमारी जीप गैरेज में थी, तो वहाँ मैं मैकेनिक को पटाकर जीप के चक्कर लगा रहा था और मैं सीख गया। एक दिन मेरे बड़े पापा ने देखा कि ये लड़का तो जीप सीख गया है, अभी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे मेरे घर से वो जीप की चाबी देना बंद कर दिया। तब मुझे शायद ऐसा लगने लगा अंदर से कहीं न कहीं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्योंकि कभी-कभी मैं वो बड़ी जो गाड़ी थी उसको सँभाल नहीं पा रहा था। फिर भी मैं मेरे दोस्तों को अच्छा दिखाने के लिए वो बड़ी गाड़ी में चला रहा था। तो मुझे कहीं न कहीं अंदर से तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ मेरे परिवार वाले मुझे चाबी नहीं दे रहे। शायद मुझसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और जैसे ही मेरे 18 साल पूरा हुआ कि मैं पहले ही दिन आरटीओ में जाके लाइसेंस की लाइन में खड़ा रहा और मैं लाइसेंस लेने के बाद ही गाड़ी को चला रहा था। तब मुझे अंदर से एक ज़िम्मेदार नागरिकता का अनुभव हो रहा था। तो देखिए कि बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि हमें नहीं मिलना चाहिए, हम जो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, वो चीज़ें हमें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा उल्टा हो जाता है, कभी-कभी मम्मी-पापा बच्चे को समय नहीं दे पाते, तो ऐसा सोचते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीद कर हम बच्चों को दिलवा दें, तो हम बच्चों को खुश रखते हैं। लेकिन ऐसा करने से धीरे-धीरे बच्चों की माँग बढ़ती जाती है। ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है कि बच्चों की माँग बढ़ती है, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न ही ये है कि जब बचपन में माँ-बाप बच्चे को प्यार नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते, तब ऐसा सोचते हैं कि हम उसको सारी चीज़ें अगर दिलवा दें, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं। अभी मुझे आप सबसे यहाँ प्रश्न है कि और कितने-कितने ऐसे पहलू हैं, आपको क्या लगता है बच्चे क्यों ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं? तो मेरे पास ऐसा 7-8 पॉइंट्स है, मैं आपके साथ चर्चा विस्तृत में करूँगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइए कि बच्चे क्यों ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं? जैसे मैंने एक मुद्दा बताया कि बचपन से माँ-बाप बच्चे को समय नहीं देते और समय के बदले ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को सारी चीज़ें दिलवा देंगे तो बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा करने से बच्चे धीरे-धीरे डिमांड वैसा आपको क्या लगता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक दूसरों की चीज़ें देखकर, ओके, फ़िल्मों में देखकर, ओके, ओके, हम एक-एक मुद्दा यहाँ पे शेयर करते हैं कि बच्चे ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट, ओवर लव, वेरी गुड, बराबर। और कोई कहना चाहेगा? फ्रेंड के सामने शर्मिंदा ना हो, बराबर है, ओके। और कोई मित्र कहना चाहेंगे? ओके, हम यहाँ पे एक एक मुद्दा शेयर करते हैं। एक-एक मैं आपके सामने में मेरी बातें रखता हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखते रहना। अ, बच्चे को कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे को घर की वास्तविकता का पता ही नहीं है। उदाहरण, मैंने एक बार एक 15 साल के लड़के को पूछा कि आपके पापा क्या कर रहे हैं? तो वो बच्चे ने मुझे बताया मुझे पता ही नहीं। आपकी मम्मी क्या कर रही है? बच्चे ने बोला मुझे पता ही नहीं। दूसरी एक बात कि पापा की इनकम और मम्मी की इनकम और घर का बजट कितना है, हमने कभी बताया ही नहीं। जबकि 15 साल में तो बच्चे को पूरा घर चलाने की ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए। और और एक बात है, पापा, मम्मी और घर के बड़े महीने में कितना खर्चा करते हैं, वहाँ हमने कभी प्रामाणिकता से बच्चे के साथ चर्चा नहीं किया है। ये भी घर में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात कि घर का बजट बनाकर हमने कभी हमारे बड़े बच्चों को घर सँभालने के लिए नहीं दिया है। एक
बहुत अच्छा मूवी है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा उसका नाम कि घर घर की कहानी। शायद इसमें बलराज साहनी है। वहाँ मूवी में ऐसा है कि बच्चे की बहुत डिमांड बढ़ जाती है, ओवर डिमांडिंग बच्चे हो जाते हैं। फिर वो जो उसका जो हीरो है, वो बच्चे को बोल देता है कि मैं अगले महीने से मेरी जो भी तनख्वाह आएगी वो मैं आपको दे दूँगा, बेटा आप अगले महीने से घर चलाना। तो नेक्स्ट मंथ से जब तीनों बच्चे मिलकर घर चलाना चालू करते हैं, घर का राशन, पानी, किराना सब कुछ, तो उसमें पैसा कम पड़ने लगता है। तो बच्चे को तुरंत मालूम हो जाता है कि यार मेरे पापा तो कैसे घर चलाते होंगे, किस तरह से मेरी मम्मी ये सब सँभालती है। बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। 2 महीना, 3 महीना होता है, तो बच्चे खुद से कुछ ना कुछ काम करके बच्चे इंडिपेंडेंट भी होना चालू हो जाते हैं। तो ये मूवी आप सब ज़रूर देखना, घर-घर की कहानी बहुत अच्छा मूवी है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि हमने घर की ऐसी कोई वैल्यू बनाई है कि जिसमें घर के सभी सदस्यों की माँग बजट अनुसार पूरी होती हो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि मेरे घर में अभी नेट कनेक्शन है, लेकिन जितनी भी चैनल अभी तो कितनी सारी चैनल आती है, हॉटस्टार आता है, डिस्कवरी प्लस आता है, कितने सोनी लाइव आता है, हम कितनी चीज़ों का रिचार्ज करवाए। तब हमने पूरे घर में सभी सदस्यों को बिठाया और उसमें ख़ास करके 2 छोटे बच्चे हैं, उसको भी बिठाया और हमने शेयर किया कि महीने का हम कितना रिचार्ज का अमाउंट कर सकते हैं। तब सारे बच्चों ने और बड़ों ने मिलकर ऐसा तय किया कि हमें खाली 499 का बेसिक रिचार्ज करवाना है और यूट्यूब में से और बाकी सारी चीज़ों में हम सब कुछ देखकर पूरा कर लेंगे पापा। आपको हॉटस्टार भी नहीं करवाना है, सोनी लाइव भी नहीं करवाना है, डिस्कवरी प्लस भी नहीं करवाना है क्योंकि ये हमारे बजट में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर का बजट प्रामाणिकता से हम हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। और एक मुद्दा है, क्या घर में ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें बड़े व्यक्ति को भी कोई खर्च करना है, तो वहाँ पहले सबसे बातचीत करें और घर के सभी व्यक्ति की राय ली जाए, उसमें बच्चों की भी राय ली जाए। उसमें मैं आपको एक मेरा पर्सनल शेयरिंग करना चाहूँगा कि बच्चे ओवर डिमांडिंग कैसे नहीं होते हैं और बच्चे कैसे दिल की बात समझ सकते हैं। मेरा 2 महीने के पहले मेरी वाइफ़ के साथ झगड़ा हुआ और वो झगड़े में मुझे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में मैंने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। हमारे दोनों का बीच का झगड़े हमारे दोनों बच्चे देख रहे थे और मुझे पता नहीं पहली बार इतना गुस्सा आया और मैंने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। बाद में हमारी घर की सभा हुई और उसमें सबने बोला कि भई मैंने मेरी गलती कबूल की कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मोबाइल तोड़ दिया है। तो उसमें बच्चों ने और बड़ों ने सबने मिलकर ऐसा तय किया कि आपने गलती की है तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो उसमें ऐसा तय हुआ कि मेरी वाइफ़ है, उसको मोबाइल मुझे नया लेकर देना है और जब मेरा बजट बने तब और उसका जो पुराना फ़ोन है, वो मुझे यूज़ करना है अगले 2 साल तक। ये मेरे घर में सबने बैठकर ऐसा निर्णय लिया और वो मुझे मान्य रखना पड़ा। तो अभी ये देखो ये बजट वाली जो बात है कि मेरा ये महीने में बजट नहीं है, दूसरे महीने में बजट नहीं है, तीसरे महीने में भी बजट नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मेरी वाइफ़ ने बोला कि आप तब तक मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो और बच्चों ने ऐसा बोला कि मेरा जो टैबलेट है, वो टैबलेट में आप और एक यूज़र बढ़ा दो और मम्मी हमारे टैबलेट में वो उसका व्हाट्सएप और फ़ेसबुक यूज़ करेगी और आप 3 महीने तक आप फ़ोन बंद नहीं रख सकते हो क्योंकि आपको बिज़नेस का काम होता है। तो आप मम्मी का पुराना फ़ोन यूज़ करो और 3 महीने के बाद जब आपका बजट बनता है, तब आपको नया फ़ोन खरीद कर मम्मी को देना पड़ेगा और आपको 2 साल तक अगले 2 साल तक पुराना फ़ोन यूज़ करना है। ये मेरे घर में पूरी प्रक्रिया हुई और पूरा ट्रांसपेरेंटली हमने ब बच्चों को पूरी बात बताई और बच्चे ने भी खुद ने ये डिसीज़न में पूरा उसका सहयोग दिया। तो अभी ऐसा करने से उसको पूरा समझ में आ रहा है कि एक-एक पैसे की वैल्यू है। ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जब बच्चे छोटे होते हैं,
तब से बच्चों की उम्र के हिसाब से क्या हम उन्हें छोटी-छोटी ज़िम्मेदारी देना शुरू करते हैं? उसमें भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अ, डायरेक्ट 13 साल की उम्र में हम 15 साल की उम्र में बच्चे को बोल दें कि बेटा लो ये महीने का 25,000 रुपया आप घर कल से चलाओ, घर को सँभालो, तो ये बच्चा नहीं सँभाल पाएगा। और दूसरा ऐसा है कि 7 साल या 6 साल या 8 साल के बच्चे को आप मेरा इनकम कितना है, मेरा घर का बजट कितना है, ये कठिन प्रश्न दे दोगे तो भी वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा निकलता है यहाँ पे कि बच्चा जब 5 साल, 6 साल, 7 साल धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे उसकी उम्र के हिसाब से और उसकी सोच, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको छोटी-छोटी ज़िम्मेदारी देना चालू करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण शेयर करता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा है अक्स, वो 8 साल का है, नीचे सोसाइटी में एवरीडे वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। अभी क्या होता है कि क्रिकेट में वो जो गेंद आती है बॉल, वो खो देता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में गेंद खो जाता है और महीने का कम से कम 6 गेंद उसको खरीद के मुझे लाके देना पड़ता था। तो मेरा बजट ओवर हो जाता था। हम लोगों ने सोचा कि क्या करें? फिर उसको सब सलाह देने लगे कि भाई तू अकेला ही क्यों बॉल ले जाता है? तेरे को सबको बोलना चाहिए। तेरी डिमांड सब बढ़ गई है। तू तो आज बॉल माँगेगा, कल बैट भी माँगेगा, कल परसों ये भी बोलेगा, मेरी मम्मी बोल रही है तू उसको बहुत फ्रीडम दे रहा है। देखना वो एक दिन मर्सिडीज़ कार भी माँग लेगा। मैंने बोला ठीक है। फिर हमने सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए? फिर हमने अक्स की पॉकेट मनी फिक्स कर दी और अक्स को बता दिया कि बेटा देख तेरा जो गेमिंग है उसका बजट हम तुझे ये इतना दे रहे हैं और तात्कालिक तो हमने उसको ऐसा बोला कि हम तुझे हर महीने में 3 गेंद लाके देंगे। अभी तो उसको 1 दिन में भी खत्म कर देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको महीना भी चलाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने घर में सबने ऐसा तय किया कि अक्स को सलाह-सूचन नहीं देने का कि उसको दोस्तों के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है, ये सब हमें नहीं बोलना है। हमें खाली इतना ही बोलना है कि बेटा ये 3 गेंद 1 महीने में मिलेगी और तू इसको कैसे इस्तेमाल करे वो तुझे देखना है। रिज़ल्ट ऐसा आया कि 2 महीने में ही मैंने देखा कि हम उसको हर महीने की पहली तारीख को 3 गेंद लाके देते थे। तो 2 महीने के बाद तो ऐसा हुआ कि 1 महीना पूरा खत्म हो जाता है, तो उसमें से 1 आध गेंद तो वो बचा के अपने बॉक्स में रखता है। पापा देखो एक तो मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। अभी वो उसने कैसे किया, किस तरह से किया, उसको क्या समझ में आया, वो साइकोलॉजी क्या काम किया वो उसको पता, लेकिन ऐसे करने से हमको तो रिज़ल्ट मिला। कि उसको हमने एक बजट बना के दे दिया। तो ये ऐसा होना चाहिए और छोटी-सी उम्र से बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से और काबिलियत के हिसाब से धीरे-धीरे उसको ज़िम्मेदारियाँ देना चालू करना चाहिए। तो 13 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बच्चे पूरा घर चलाना सीख जाएँगे। बच्चे को पूरा घर का बजटिंग मालूम ही होना चाहिए कि सब्जी का पैसा कितना होता है, दूध का कितना होता है, दवाई का खर्चा कितना होता है। ये सारी चीज़ 15 साल के बच्चे अगर इतनी ज़िम्मेदारी लेना चालू कर दे, तो मैं दिल से कहता हूँ कि वो ज़िम्मेदार बच्चा कभी भी ओवर डिमांडिंग नहीं कर सकता है। तो ये ज़िम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे ज़िम्मेदारियाँ लेना शुरू करते हैं और गलतियाँ करते हैं, तब वहाँ खुद से सीखते हैं और आगे से यहाँ बच्चे गलतियाँ नहीं होगी उसका ध्यान भी रखते हैं। तरुण अवस्था में बच्चों को जो अनुभव होते हैं, उसमें से सीख कर उनका संपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करते हैं। देखो ये मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है कि हम बच्चों को गलतियाँ ही नहीं करने देते। एक 1 महीने का बच्चे ने बजट बनाया, उसमें बच्चे ने कुछ गलतियाँ की, कोई बात नहीं, वो गलतियाँ की, सीख रहा है, उसमें से सीख के आगे बढ़ेगा। जो बच्चा तरुणावस्था में गलती करके नहीं सीखता है, वो बच्चा आगे जब पुख्त होता है, तब वो पूरी ज़िंदगी गलतियाँ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलतियाँ करने दो, बच्चों को फ्रीडम दोगे, बच्चे गलतियाँ करेंगे, बाद में ही बच्चे सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे गलती भी करें और 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 हम उसके साथ रहें और जब बच्चे गलती करे तो उसको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी मिलना चाहिए। चल तूने कुछ अच्छा किया है तभी मैं तेरा स्वीकार करूँ। तू तुझसे ये गलती हुई है तब मैं तुझे डाँटूँ, तुझे कुछ नीचा दिखाऊँ, ये भी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि गलतियां हमसे भी आज भी अभी हो रही है। मैंने अभी ही बताया कि मैंने इतना कुछ करने के बाद भी मुझे गुस्सा आया तो मेरे मुझसे मोबाइल टूट गया। तो तरुणावस्था में तो कितने सारे इमोशंस के साथ बच्चे को फाइट करना पड़ता है। तो ऐसी गलतियां होती है और उसको अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस मिलना ही चाहिए। दूसरा एक ये है कि तरुण अवस्था है जो वो साहस की भी अवस्था है। इसमें अगर हमारी देखरेख के अंदर उम्र में यहाँ उम्र में अगर हम बच्चों को साहस करने दें, तो उसके अंदर साहसिक का भी गुण विकसित हो सकता है। तो ये भी मैं अक्सर देखता हूँ कि माँ-बाप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में भी बच्चे को पकड़ के रखते हैं। हम लोग ड्रीम इंडिया कैंप के रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो मम्मी-पापा बोलते हैं कि उसको तो वो नहीं आ सकता, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, यहाँ ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी। तो भी बच्चे ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं और वो डिमांडिंग माँ-बाप भी कहीं न कहीं से फिर वो इनडायरेक्टली सिखा देते हैं कि तू इसके बगैर नहीं रह सकता है। वहाँ पे एसी होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ होगी कि नहीं होगी, वहाँ पे एक अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है इसमें भी बच्चे कहीं न कहीं सीख जाते हैं कि हमें डिमांड करनी है और हमें जो डिमांड हम करेंगे वो माँ-बाप हमारी सारी डिमांड पूरी करेंगे। तो यहाँ पे अगर बच्चे को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया जाए, थोड़ा उसको फ्रीडम मिल जाए, तो बच्चे डिमांडिंग और बच्चे बच्चे के साथ बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाते हैं, सारी चीज़ों के बगैर बच्चे चला ही लेते हैं। और गिजू भाई बधेगा का मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा यहाँ पे याद आ रहा है कि बच्चे को अच्छा खुराक नहीं मिलेगा तो चलेगा, बच्चे को अच्छा घर नहीं मिलेगा तो चलेगा, बच्चे को अच्छे खिलौने नहीं मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन बच्चा ये सब कुछ बच्चा सहन करेगा, बर्दाश्त करेगा, लेकिन पापा का गुस्सा वाला मुँह और मम्मी का चढ़ा हुआ मुँह बच्चा कभी सहन नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात गिजू भाई बधेका ने बताया है। तो ये कभी बच्चे के सामने नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात मुझे गिजू भाई बधेका की लगती है। यहाँ उम्र में बच्चे अपने रोल मॉडल को भी फ़ॉलो करते हैं। तो जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेने का कि अपने बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी किसी दूसरे के उदाहरण हमें ना देने पड़े। वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है। तो बच्चा घर में अपना रोल मॉडल ढूँढ सके, अपने अपने रोल मॉडल के हिसाब से बच्चा चल सके क्योंकि तरुणावस्था ऐसी अवस्था है ना, कि उसमें बच्चा अपना रोल मॉडल ढूँढ ढूँढ लेता है। तो बस मैं मेरी बात यहाँ पे पूरी करता हूँ और अभी कोई क्वेश्चन आंसर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, हार्दी जी। यस, मुझे लगता है कि आज के सेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास होंगे, तो आप चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, हम आपको तुरंत अनम्यूट करेंगे और हैंड रेज भी कर सकते हैं, तो हम तुरंत ही आपको अनम्यूट करेंगे। आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछिए। Best. यस, I want to ask. Yes, good evening, everyone. First of all, we have a pleasure to meet all of you. जो आप guidance दे रहे हो, I am coming through the reference of Swati ma'am. तो उनकी और उनकी जो डॉटर है, तो उन्होंने लिंक शेयर किया था. Such a wonderful program and campaigning. I am really feel pleasure to have you and have your guidance. मैम मुझे ये जानना है कि हम ये पूरा चाइल्ड जो आप बोल रहे हम ट्राई कर रहे और करेंगे, बट क्या होगा अगर हमारे साथ और कोई ये बच्चों का जो ग्रोइंग है उसमें और कोई सपोर्ट नहीं करता है, बट बच्चे उन्हीं के साथ ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो हम क्या करें उस टाइम पे? जैसे हम ऐसे फैमिली में आते हैं जो सिस्टमेटिक बड़े हुए, इट्स लाइक मिलिट्री माइंड से कॉन्सेप्ट से बड़े हुए कि डिसिप्लिन इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इन द प्लेस, और जो अदर साइड हमारे अगर लाइफ पार्टनर है या पेरेंट्स है, वो लोग ऐसे है कि भाई ठीक है लिबरल, जो बच्चे करते करने दो, तो एट दैट सिचुएशन आप जो गाइडेंस दे रहे वो कैसे फॉलो करें?
बिकॉज एक दूसरे को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बच्चों पे खराब इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ये लोग अंदर अंदर ही एक दूसरे को मतलब अलाउ नहीं कर रहे, व्हाट विल दे डू फॉर अस, और क्या गाइड करेंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट। उसमें आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हो आपके घर का ऐसा कोई इंसिडेंट जो पर्टिकुलर? Not particular, actually, sir. My kids are too small. One is toddler and one is younger kid. But sir, what happened कि अगर उनके डैडी से वो दोनों ज्यादा अफेक्टेड है, मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बट उनके डैडी बहुत ज्यादा लिबरल है। सो लेकिन अभी 9th और 10th ये उम्र ऐसी है कि हमें बच्चों को अब सिखाना पड़ता है कि भाई कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, कुछ मस्ती नहीं करनी चाहिए, या ऐसा कुछ करो जिससे तुमको या दूसरों को कोई नुकसान ना हो, या फिर पढ़ाई पे थोड़ा बहुत ध्यान देना स्टार्ट करो। ड्यू टू ऑनलाइन लर्निंग हम सब अभी सफर कर रहे हैं, बच्चे और पेरेंट्स दोनों सर। बट इट्स मस्ट, क्योंकि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जो बेसिक आता है वो अगर नहीं आएगा तो आगे चल के उनको ही बच्चों को ही दिक्कत होगी। तो उस टाइम पे क्या है सर कि सिर्फ मैं सफर करती हूँ क्योंकि मैं ही बोलती हूँ, बिकॉज और कोई सपोर्ट में नहीं बोलता है। इट्स ओके, हो जाएगा। बट एज ए मैं भी अपने कैरियर में टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे इतना तो मालूम है कि ये जो बेसिक है, इट्स लाइक हम लोग एबीसीडी आज तक याद है, हम लोग 80 साल के शायद हो भी जाएंगे तो भी हमें वो सब याद रहेगा जो हम चाइल्डहुड में पढ़े हैं, जो बेसिक नॉलेज हमें मिला है, वही अभी बच्चे नहीं करेंगे। तो मेरा कंसर्न ये ज्यादा रह रहा है अभी। तो इसलिए थोड़ा फैमिली में मतलब वो बोलते हैं ना, क्लैशेस थोड़ी ये बात पे बढ़ रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई पे फोर्स मैं कर रही हूँ तो और कोई कर नहीं रहा है। मुझे ये नहीं है कि उसको सारा आ जाए बच्चों को सर, बट इतना है कि हाँ, जितना उनको पढ़ाई में आता है उतना आए तो भी बहुत है। बट इसके लिए सिर्फ मुझे मतलब बच्चों को बोलना पड़ता है कि ये करो, बट बच्चे नहीं फॉलो करते हैं। तो उस टाइम पे क्या करने का होता है सर? आपका प्रश्न बहुत ही वाजिबी है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए और सिखाना ही चाहिए। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, ये मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम पहले रहता था। मेरे और जानकी के बीच में ऐसा ही होता था कि मैं फ्रीडम की बातें करता हूँ और जानकी को ऐसा लगता है कि आप इतना फ्रीडम क्यों दे रहे हो? ये देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को बेसिक तो नॉलेज सिखाना ही चाहिए। इसमें क्या होता था ये सारी प्रक्रिया में कि बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़न मोड में चले जाते थे कि हमें करना क्या है? मम्मी का सुनना है या पापा का मानना है, क्या करना है? फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा प्रक्रिया गलत है और इसमें ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। पेरेंटिंग जो है ना वो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट Definitely. Sir, I want to interrupt here, sir. हाँ, Sorry for that. हाँ, Sir, my husband is living out of state. तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो मतलब बाहर ही रहते हैं, सैटरडे संडे आते हैं। बट व्हाट हैपन कि हर रोज ये ड्यू टू टेक्नोलॉजी हर रोज ये वीडियो कॉलिंग वगैरह होता है, और पेरेंट भी ऐसे ही मेरे दोनों साइड के कि पैम्परिंग ज्यादा करते हैं। ओके फाइन, पैम्परिंग करना ही चाहिए, लेकिन जरा जरूरत है वहाँ थोड़ा डिसिप्लिन भी सिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। बट व्हाट आई मीन टू से कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को वो थोड़ा भी वो फॉलो नहीं करते, बोलते कि इट्स ओके, दे आर स्टार्टिंग टू इग्नोर मी कि ठीक है मम्मी बोलती है तो बोलने दो। नाउ इट इज लाइक दैट। हाँ, यही होता है और ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक मैं समझता हूँ तब तक कि जब से मैं और जानकी एक टीम बने हैं ना, तब से हाँ, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है दोनों बच्चों के साथ में। तो मेरा कहने का मतलब ही ये है कि इट इज़ प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली। और पार्टनर को बैठ के सारे मुद्दे के ऊपर डिटेल में चर्चा करना चाहिए और बच्चों के सामने तो आप दोनों को एक टीम में ही काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक इंसिडेंस और बताता हूँ कि हम लोग अभी 2 दिन पहले ही कहीं पे घूमने गए थे यहाँ पे सूरत में। तो रिटर्न में आते हुए बच्चों ने कोई डिमांड की और जानकी ने सडनली ना बोल दिया कि अभी ये नहीं हो सकता है। फिर बच्चों ने मेरे सामने देखा, क्योंकि उसको पहले का पता है कि पापा हाँ बोल देंगे। तो फिर मैंने वो टाइम पे वही बोला, नहीं बेटा मम्मी ने ना बोल दिया है तो अभी नहीं हो सकता है। ओके। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि बच्चे के लिए तो भगवान कौन है? उसके मम्मी और पापा उसके भगवान हैं। तो अगर यस, भगवान ही आपस में ऐसा करेंगे तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएँगे? वही वही सर, वही। हाँ, यस।
ओके और मैं सर मैंने जब ज्वाइन किया चैट, तो आपका यही था कि क्या करते जो बच्चे, तो मैंने चैट बॉक्स में वही लिखा। मैं भी मानती हूँ कि 10 रुपए की चीज है, अगर वो मांगते हैं तो जीत करते तो वो टाइम पे मत दो। चाहे तुम्हारे पास अच्छा फैसिलिटी है तो तुम 100 रुपए की दो, लेकिन वो टाइम पे मत दो कि उनको जीत करने की क्या बोलते वो आदत ना लग जाए, क्योंकि वो बड़ा होके फिर छोटी छोटी बातों से लेके सारी बात पे फिर बच्चे जिद करते हैं। फिर जैसे आपने बोला, वो मैं भी वही चीज में बिलीव करती हूँ सर। यस यस। लेकिन वो खाली एक ध्यान में ये रखने का है कि घर में बड़े जो है उनको हाँ। जैसे भी मन करता है और वो फट से चीज खरीद लेते हैं, और ये प्रक्रिया बच्चे देखते हैं तो फिर बच्चों को ऐसा लगेगा कि देखो बड़े को तो पूरा, क्योंकि वो पैसे कमाते हैं इसके लिए वो कभी भी कुछ भी खरीद के लेके खा सकते हैं, ला सकते हैं, और हम पैसे नहीं कमा रहे इसके लिए हमको सब जगह पे ये लोग ना बोल रहे हैं या फिर बजट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट जब तक नहीं होगा ना पूरे घर में सारे सदस्यों के लिए, तब तक बच्चा आपकी बात नहीं मानने वाला है। सही है, सही है। ट्रांसपेरेंसी इज मोस्ट। यस, राइट। हाँ मेहुल भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट इस बारे में सबके लिए है कि एक्चुअली क्या है कि हम अपने घर में सब मिलके एक फैमिली वैल्यूज का जो सेट नहीं बनाते कि बच्चों की परवरिश हम मिलके कैसे करेंगे, तब जाके ये होता है कि फादर, अपने दादा दादी और मदर तीनों में बच्चा बढ़ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जब आपके हस्बैंड वीकेंड्स पे आते हैं तो आप आपके ससुर सास के साथ और हस्बैंड के साथ मिलके एक फैमिली, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक फैमिली वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए वो आप बैठ के बना लो, और सभी लोगों को एक पेज पे लाके रखोगे तो जाके आप एक जॉइंट फेस बच्चों के सामने बता सकोगे। तो ये आपको इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर में वो बोलते हैं ना पितृ सत्ताक फैमिली होता है, क्या जो फादर है वही सबसे ज्यादा डिसीजन लेगा और सबसे बड़ा वही है और वही सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो ये माहौल से बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सबको मिला के बच्चे के लिए क्या सबसे सही है वो मिलके आप वैल्यू सेट करो, बाद में आप ये हो सकेगा। और दूसरा ये है कि आपका और आपके बच्चे के साथ का जो रिलेशनशिप है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी गलतियां ही निकालो और उसको मना ही करो, उसको भी अप्रिशिएट करो, जो अच्छा हो रहा है सब कुछ करो, तो उसको भी पता चलेगा कि मम्मा ऐसी नहीं है कि सिर्फ डांटती और मना करती, ऐसी नहीं है। तो ये दोनों आपके इनिशिएटिव पे होगा। अभी बाकी लोगों को तो जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके कंट्रोल में ये है कि सबको मिलके एक फैमिली वैल्यूज बनाओ। सो दैट इज थिंग। थैंक यू। KBC, KBS, I want to ask. यस सर। एक्चुअली उन्होंने ही पूछ लिया अभी। आप आपका नाम जान सकते हैं हम? माइन ओके, अभी नेक्स्ट ओके, माय नेम इज ख्याति शाह। ख्याति शाह। ख्याति शाह। ओके ओके। और कहाँ से आप? मैं सूरत से हूँ मैम। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम। और सवाल आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पूछे कि ना पूछे ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? कोई हमारे दोस्त सवाल पूछे तब तक मेरा एक सवाल है तो मैं पूछ लूं? हाँ हाँ जरूर। एक्चुअली मुझे पता नहीं है इस सवाल का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मतलब पेरेंटिंग का सेशन है, पर मान लो कि एक एज तक जब पेरेंटिंग जब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो फेज चला गया, अब बच्चा का तो जैसे परवरिश होना था वैसे हो गया,
और उसको तो जो सीखना था उसने सीख लिया, पर फिर वो भूल भूल की तरह ही चलेगी। मतलब फिर क्या पेरेंट्स का रोल होता है, या मतलब मान लो कि डिमांड्स पूरी कर ली, बचपन में जिद थी तब कर ली और बच्चे ने जो माँगा वो दे दिया, वो जो जैसा आइडियली करना था वो नहीं किया, और फिर बच्चे ने जो सीख लिया उससे मैंने देखा है कि जब ऐसा होता है ना, तो यूथ यंग जब होता है वो बच्चा तब बहुत सफ़र करता है, गिल्ट में चला जाता है। जब उसको पता है कि क्या करना चाहिए, पर बचपन से वो एनवायरनमेंट उसको नहीं मिला था कि जब सच में बता पाए, तो वो बच्चा बहुत गिल्ट में, यंग यूथ जब इवन 26-27 एज का होता है तभी भी बहुत गिल्ट में चला जाता है कि यार अभी बहुत डिमांड हो रही है तो पैसे खर्च कर लेते हैं, अगर बचपन से सिखाया होता तो नहीं करते, वो गिल्ट में चले जाते कि अब क्या करें, और यूज भी कर लेते हैं। तो वो भूल को सुधारा जा सकता है या कैसे फिर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा आप मुझे डिटेलिंग करिए तो पता चलेगा। मेहुल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस यस, मैं बताता हूँ। जी। हार्दी जी ये बता रही है कि जो आपने जिम्मेदारी वाली बात बताई ना, वो बचपन से करनी चाहिए, वो नहीं हुई है। और हम पेरेंट ने गलतियां कर दी है, बच्चों को चीजें ला ला के। और अभी ऐसी नौबत आ गई है कि अभी तो बहुत सारी डिमांड चालू हो गई है, वो 15 साल का है और सब कुछ मांगने लगता है। हाँ। तब क्या करना चाहिए? अभी हमको कहाँ से चालू यानी शुरू करना चाहिए? और उसके क्योंकि बाद अब तो वाला भी स्टेज, वो इवन जो ये भी स्टेज और उसके बाद वाला भी स्टेज, जब बच्चा समझ यंग हो जाता है और अब तो उसको खुद को समझ में आता है, पर अब क्या करे कि उसे गलत सीख लिया है ना, तो वो गिल्ट में चला जाए। मैंने ये देखा है, इवन मेरे परिवार में भी ये ऐसा होता है कि बचपन से जो मांगा वो दे दिया, वो सीखता चला गया, सीखता है, अब खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और गिल्ट में भी चला जाता है। तो अब तो पेरेंट्स का भी उतना रोल नहीं है लाइफ में, क्योंकि खुद डिसीजन ले, अब तो इतना वो हो जाता है, तो तब कहाँ से शुरू करें? इवन ये भी जो मेहुल भाई ने कहा कि एक लेवल ये चला दूसरा जाता है। पहलू है। पहले हम यस यस, हार्दिक जी, हाँ। ये दूसरा पहलू है। पहले हम ये लेते हैं कि अभी तो ये 13-15 साल का है यस, और उसको आदत हो गई है कि मैं जो मांगू वही मिलना चाहिए, यस, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यस, यस, रोने लगते हैं कुछ बच्चे गुस्सा होके सब करते हैं, कुछ बच्चे घर से भाग जाने की धमकियां देते हैं कि मुझे बाइक नहीं दिया तो मैं भाग जाऊंगा। तब क्या करना चाहिए? यस, यस। तो ये जो पहलू है, पहला पहलू कि 15 साल की उम्र में अगर ऐसा बच्चा ओवर डिमांडिंग हो जाता है और ऐसी धमकियाँ देता है, तब सबसे पहले तो उसको प्यार से ना ही बोलना चाहिए कि आप, क्योंकि ये फिर तो ये आदत उसकी और ज़्यादा आगे चल के तकलीफ दे सकती है मम्मी-पापा को। तो तब उसको पहले तो प्यार से ना ही बोलना चाहिए, ना बोलना भी पेरेंट्स को सीख लेना पड़ेगा। और पेरेंट्स को ऐसा डर होता है कि हम ना बोलेंगे तो बच्चा हमें लव नहीं करेगा, हमें हमें प्यार कम करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बच्चे को सही तरीके से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, सही में आप उसका अच्छा सोचते हो, तो आपको ना बोलना भी सीखना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि उसको शांति से एक्सेप्ट, उसका जो भी इमोशन है कि उसको क्यों ऐसा करना है, तो उसको शांति से सुनना पड़ेगा, सहृदयता से उसको सुनना पड़ेगा और उसके सारे इमोशन भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जब वो शांत हो जाए तब, वो जब गुस्से में है या फिर वो धमकियाँ देता है, तब ये प्रोसेस नहीं करना है, उसको पहले शांत होने देना है। और जब वो शांत हो जाता है तब बैठ के पूरी प्रोसेस करना है मम्मी-पापा को। और उसमें मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि मैंने ये कई प्रोसेस तरुणावस्था के बच्चों के साथ किया है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को बिठाते हैं, मम्मी-पापा को भी बिठाते हैं और पेन और नोट लेकर बैठते हैं और जो भी उसके मन में आता है वो पूरा हम नोट पे उतार देते हैं, डायरी में उतार देते हैं। और उसमें फिर हम डील फाइनल करते हैं मम्मी-पापा और बच्चे के बीच में कि चलो आपकी ये डिमांड पूरी होगी, लेकिन ये उम्र में होगी, ये ज़िम्मेदारी के साथ होगी। इसके सामने आपकी ज़िम्मेदारियाँ कौन-कौन सी है और आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे ज़िम्मेदारियाँ लेते जाओगे और जैसे-जैसे मम्मी-पापा को भरोसा दिलाओगे, ये सारी डिमांड आपकी ऐसे-ऐसे पूरी हो जाएगी। ऐसे विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी डिमांड आपकी पूरी नहीं हो सकती है।
तो शांति से सारे उसके इमोशन है उसको एक्सेप्ट करने के बाद हम जब बच्चे के साथ बात करते हैं, तो बच्चा भी समझदार है और बच्चा भी समझ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक प्रोसेस कर सकते हैं हम। और मेहुल भाई कुछ ऐड करना चाहोगे आप? और बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन अभी मैं आपको ये एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको ओके और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा कि अभी मेरे स्कूल में एक ओके ऐसा लड़का है 16 साल का है। वो 16 साल का लड़का उसकी मम्मी के पास मोबाइल मांग रहा है, अच्छे कपड़े मांग रहा है, सब कुछ इंटरनेट का कनेक्शन मांग रहा है और उसके पापा नहीं है, उसकी मम्मी अकेली है और वो अपना घर कमा के पूरा चलाती है। उसका एक बड़ा भाई है, वो भी नौकरी कर रहा है। तो वो बच्चा जब अपनी मम्मी को और बड़े भाई को लेकर आया मेरी स्कूल में मिलने के लिए और उसकी मम्मी ने सारी बातें बताई कि ऐसा-ऐसा ये इतनी-इतनी इसकी डिमांड कर रहा है। तब मैंने उसकी मम्मी को पहले वही बताया कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप कहाँ काम कर रहे हो, आपका बड़ा बेटा क्या कर रहा है, वो आपने कभी बताया है क्या उसको पहले? तो उसने बोला नहीं। मैंने बोला सबसे पहले उसको वो दिखाओ कि आप कितनी मेहनत करते हो, उसके बाद कितनी तनख्वाह आती है, क्या होता है, आपका घर का बजटिंग क्या है? वो सारी बातें वो बच्चे को बताने के बाद वो बच्चे ने खुद ऐसा डिसीजन लिया कि मेरे स्कूल की फीस मैं खुद भरूँगा। वो 11वीं कक्षा में उसने ऐसा बोला कि मैं मेरे स्कूल की फीस मैं खुद भरूँगा और आप मुझे ऐसी कोई भी नौकरी दिखाओ, जहाँ पे मैं स्कूल के बाद मैं नौकरी ढूँढ सकूँ। ऐसा बच्चे ने पहली मीटिंग में मेरे साथ ऐसा बोला है। अभी उसकी प्रोसेस चालू है, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग करनी पड़ेगी। जो गलतियाँ हुई है बचपन में वो तो हम तुरंत तो नहीं सुधार सकते, लेकिन धीरे-धीरे ऐसी प्रोसेस में हम बच्चे को लाकर, उसको वास्तविकता दिखाकर, सही जो उसका है, प्रामाणिकता से उसके साथ सही बातें शेयर करके उसको ऐसा भरोसा दिला सकते हैं। सही है। और दूसरी जो बात है कि वो जो गिल्ट में चले जाते हैं, मतलब उसमें आप ऐसा कहना चाहते हो कि खर्चा करने की आदत पड़ गई है और अभी नहीं कर सकते खर्चा और गिल्ट में चले जाते हैं? I mean, it is very hard to explain that young dilemma of कि जब पता है कि कुछ तो गलत कर रहे हैं, पर यही नेचर हो गया है, तो अच्छा, अच्छा। मतलब मतलब क्योंकि हम यही सीखे हैं बचपन से या तो बच्चों को वही बोलते हैं जब बच्चा 17 साल का 12वीं कक्षा के बाद भी कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर ऐसी आदत पड़ गई है अभी पैसा खर्चा करने की, ऐसा हो रहा है, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कहीं माँ-बाप की फरियाद लेके आते हैं कि मेरे मम्मी-पापा ने मेरा ध्यान नहीं रखा, अभी मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके पापा-मम्मी कितने अच्छे हैं। ये सारी समस्याएँ तरुणावस्था में आती है, तब हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं कि बेटा अभी तेरे पास 2 ही चॉइस है। वो जो हमारा वो जो जेरी वाली स्टोरी है ना, वो बहुत बढ़िया है उसके लिए और हम उसको वही बोलते हैं कि बेटा तेरे पास अभी 2 ही चॉइस है, या तू पूरा जीवन अपने मम्मी-पापा को कोसता रहे और दुखी रहे और दूसरी ऑप्शन ये है तेरे पास कि तू अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले ले। उनसे जितना हुआ उसने किया, अभी तू खुद की ज़िम्मेदारी ले ले और तू खुश रह। तुझे कौन-सा ऑप्शन चुनना है वो तेरे हाथ में है। तब उसको सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं, 1-2 घंटा भी बैठते हैं उसके साथ। तब वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे। और ये तो फिर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो धीरे-धीरे हमारा भी चल रहा है। डेफिनेटली ओके हमारे पास एक लास्ट सवाल हम ले सकते हैं कोई जो पूछना चाहता हो अपना कंफ्यूजन क्वेश्चन या कुछ शेयर करना मेरा चाहता हो मेरा यस एक मैम क्वेश्चन है, सुनाई देता है? यस यस मेरी ओके। मेरा क्वेश्चन ये है श्रवण भाई कि हाँ, चलो मेरे पास पैसे हैं, मैं आराम से अपने बच्चे को
जो 10 साल का है अच्छा वाला स्मार्टफोन आईफोन 12, 11 दे सकता हूँ, तो क्या मुझे देना चाहिए? बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। तो हम ऑडियंस से ही पूछते हैं, चैट बॉक्स में लिखे सब फटाफट। अपनी अपनी राय, जो मेहुल भाई ने प्रश्न पूछा है, क्या लगता है आप सबको? प्लीज। हैप्पी बहन ने नहीं बोला है, ज्योति बहन ने नहीं बोला है। ओके, नहीं देना चाहिए। ज्यादातर माँ क्यों? बाप यहीं बच्चे पे। को तो जरूर देखो। एक मिनट श्रवण भाई, एक मिनट, क्वेश्चन में एक्सटेंड करता हूँ हाँ, कि बच्चा जहाँ पढ़ाई करता है वो 10 साल के, 11 साल के, जहाँ पढ़ाई करता है वहाँ दूसरे बच्चे हैं जो अच्छे वाले स्मार्टफोन लेके आते हैं। स्कूल में अलाउ नहीं है तो चोरी चोरी बैग में रख के आते हैं, और बाहर जाके सब कुछ वो यूट्यूब से लेके जो भी देखना है सब देखते रहते हैं। ये बच्चे को लगता है कि मेरे पापा मम्मी के पास पैसा है, फिर भी वो मुझे नहीं दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? निशा बहन कुछ बोलना चाहते हैं, निशा बहन। यस यस यस, निशा बहन। निशा हाँ बहन। जी, मुझे सुनाई दे रहा है यस ना आप यस सबको? यस। मेहुल हाँ भाई जी, कैसे हैं? मेहुल बस भाई, मैं फाइन। आप आपसे बस क्वेश्चन करना चाह दिनों यही के सेम बाद। हुआ यस। कि अभी 2 दिन पहले मेरे साथ भी 2 दिन पहले ऐसा ही हुआ। मेरी लड़की है, 12th में है। उसको मैंने 10th स्टैंडर्ड में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको, आप 12th पास कर लेंगे, कॉलेज में आएंगे तो मैं आपको आईफोन लेके दूंगी। फिर मेरा बड़ा लड़का है, उसने उसको समझाया कि बेटा ऐसा कर, आपको इतना महंगा फोन नहीं लेना चाहिए, ऐसे वैसे करके बड़े लड़के ने समझाया। तो वो मेरे पास आई और बोली कि क्या मम्मी मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि उसकी 10th स्टैंडर्ड से ये डिमांड थी और मैं पूरी कर सकती हूँ। और वो बहुत अच्छी तरह से है। दूसरी मतलब क्या है, हमारा घर का माहौल है कि सब आईफोन करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी आईफोन ही लेना चाहिए। तो घर में 2-3 दिन तक बहुत बात चलती रही। फिर वो जब लेना था, उसके डैडी ने उसको परमिशन दी कि आज हम वो आईफोन लेने जाएंगे। तो वो सुबह मेरे पास आई और बोली कि क्या मम्मी मैं बराबर कर रही हूँ, मुझे आईफोन लेना चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि तुझे क्या लगता है? तो वो बोलती है मुझे तो लगता है कि मुझे लेना चाहिए। तो मैंने उससे बोला आप ले लो, और आज कल हमने उसको आईफोन दिलवा दिया। पर मुझे अभी भी ऐसा ही कंफ्यूजन है कि मैंने ये सही किया या नहीं किया। ये मेरा मतलब कैसा है कि लड़की ओवरऑल अच्छे से, मतलब जो मैंने उसको 10th स्टैंडर्ड से प्रॉमिस किया, तो मुझे ऐसा लगता है। और उसका भी यही क्वेश्चन था जब उसको 10th स्टैंडर्ड में ऑनलाइन वो क्लासेस चल रहे थे ना, तो उसके डैडी ने बोला कि आपको आईपैड की जरूरत है तो ले लेते हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ना है। मतलब तो 11वीं में उसको बोला था, तो उसने बोला नहीं, मुझे, मैं मोबाइल से चला लूंगी पापा, अब जब मैं 12th में आऊँ, कॉलेज में जाने वाली हूँ, तो आप मुझे आईफोन दिलवा देना। तो मैंने इस बेसिस पर उसको, ऐसा मेरा मन बोला कि मुझे उसको, मैंने उस टाइम उसने वो आईपैड नहीं लिया, तो अभी मुझे उसको आईफोन दिलाना चाहिए। तो फिर मैंने कल ही उसको आईफोन दिलवाया। तो अभी मुझे ऐसा 2 दिन से लग रहा है कि मैंने सही किया या नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे निशा जी, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जो पूछा था उससे थोड़ा सिचुएशन अलग है। कॉलेज में आता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, शी इज ऑलमोस्ट एडल्ट, वो एडल्टहुड में जाना चालू हो जाती है, तब तो मोबाइल तो यूज करना ही है कि उसको, क्योंकि वो जमाना ऐसा है कि मोबाइल यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन ये रहता है कि उसको सादा वाला सैमसंग या वो सब दे दे या आईफोन दे दे, क्योंकि कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स होती है। तो क्या करे? तो वो उसके पापा आईफोन यूज करते हो, आप आईफोन यूज करते हो, उसका बड़ा भाई आईफोन यूज करता है, तो जायज है कि उसको आपने प्रॉमिस किया है तो वो करना ही है। एक बार प्रॉमिस किया है और उसकी उम्र है वो यूज करने की, तो शी कैन। ऐसा नहीं है कि आईफोन है तो ज्यादा बिगड़ेगी और सैमसंग है तो कम बिगड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, तो वो एक बार प्रॉमिस किया है तो करना है। अगर घर में कोई भी आईफोन यूज नहीं कर रहा है
और सब अपने बजट के लिमिट को देख रहे हैं, तब जाके वो डिमांड करती है, तो वो बराबर नहीं है। ठीक है, so that is the तो वो आपने प्रॉमिस किया है तो दिया है तो सही है। हाँ वो तो, मगर मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि मैंने इतनी मतलब कॉलेज लेवल है तो उसको इतने मतलब 50,000 का फोन आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी डिमांड उसकी पूरी कर ली, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके उसकी और बड़ी डिमांड नहीं होगी ना, ऐसा मुझे कभी कभार, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से आप सबसे कनेक्टेड हूँ, मुझे पता ही है, पर अब तो भी मन में क्वेश्चन आते रहते कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। 2 दिन से यही चल रहा है। क्वेश्चन सी, आपका डर क्या है आप बताइए, आपको कौन सी बात से डर लगता है कि वो खो देगी, वो संभाल नहीं पाएगी, कि ऐसा या नहीं, वो तो मुझे आगे पता है आगे कि ज्यादा? हाँ नहीं जी, वो तो मुझे पता है कि उसने जो लिया है वो जिम्मेदारी के साथ ही लिया है और उसको पता ही है, पर मुझे ऐसा ही डर लगा रहता है कि अभी उसकी, क्योंकि अभी वो कॉलेज में जाने वाली है, तो मतलब उसका जो फर्दर उसका जो प्लान है वो बॉम्बे जाने का है उसकी कॉलेज, तो मुझे वही लगता है कि अभी वो बॉम्बे जाएगी तो उसकी डिमांड ज्यादा और नहीं बढ़नी चाहिए ऐसा। तो ये तो फैमिली डिसीजन हुआ। एक्चुअली क्या होता है, हमारे समाज में अभी भी ऐसा होता है कि बच्चे 17 साल से बड़े हो गए फिर भी पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते रहते हैं, बराबर है। तो ये सोच को हमने फिर से क्वेश्चन करना है कि 17-18 इयर्स के बाद जब वो एडल्टहुड में चला गया है, तब उसकी फाइनेंशियल नीड्स जो भी है उसको कैसे वो खुद संभाले, जहां तक सवाल है, और उसको इंडिपेंडेंट कैसे करे, ये इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये पुराना प्रॉमिस था, एक बार खत्म हुआ, अब जाके आप चारों बैठो, आपका बड़ा लड़का भी बैठना चाहिए, आप हस्बैंड और आपकी लड़की चारों मिलके बैठो कि हमें कैसे जिंदगी आगे ले जानी है। तो वैल्यूज उनके पास से ही कंफर्म कराओ, आप भी शेयर करो और बताओ कि अब जो भी है आपके ऊपर है। ठीक है, हमारा पढ़ाई का जैसे हमने लड़के को दिया था इतना हम दे सकते हैं, पर नॉट मोर देन दैट। देन यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना है, चालू करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज द सिचुएशन वेयर यू कैन, आप उन चारों से मिलके एक वैल्यूज बना के करोगे तो वो लड़की बाद में सोचेगी कि ऐसा मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने ही डिसाइड किया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी तब जाके ये खर्चा करूंगी। सिर्फ कॉलेज की फीस है, ये है, कितना आप देना चाहते हो वो वही हम करेंगे। क्लियर कर दो, बच्चे बड़े हैं समझ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको अनम्यूट करिए, तो एक क्वेश्चन ले सकते प्रेमलता बेन ना? हैं। हाँ हाँ जी, प्रेमलता बेन आई थिंक वो है मीटिंग में, फिर चले गए हैं। ओके ओके। प्रेमलता बेन अगर हो तो हैंड रेज कीजिए, हमको आप मिल नहीं रहे हैं इसलिए। ओके, तो 6:15 को 1 मिनट बाकी है और थैंक यू सो मच, तो हम कंक्लूड कर ही लेते हैं। थैंक यू सो मच मेहुल भाई, श्रवण भाई, हमको आज गाइड करने के Thank लिए, you. हमारे सवालों को गाइड करने के लिए। बहुत सारे सवाल थे जिसमें हमको गाइडेंस मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बेसिक से आज गए हैं। कहीं ना कहीं सवाल तो थे पर बेसिक से आज शुरू किया है कि कहाँ से शुरू करें ये इसको डील करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने डिमांड की और रिफ्लेक्ट किया, पर शुरू कहाँ से करना है पेरेंटिंग की, यहाँ तक नौबत ही ना आए, और अगर आ गई है तो भी वापस कैसे शुरू करना है, तो वहां तक आप लेके गए। तो थैंक यू सो मच कि हमको एज अ पेरेंट और एज अ पर्सन ये गाइड करने के लिए। आज पेरेंट है या शायद आगे बनने वाले हैं, और आगे ग्रैंड पेरेंट भी बनने वाले हैं, नहीं पता है। तो सारी जर्नी के लिए ये बहुत ही जरूरी था। जब भी हम बच्चों से कनेक्टेड है तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, पर हम जहां भी जाते हैं, जितने बच्चों से कनेक्टेड होते हैं, उनमें ये फ्रीडम इंडिपेंडेंस वाला एनवायरनमेंट कैसे लेके जाए। तो ये सब के लिए हमारे लिए ये गाइडेंस बहुत ही जरूरी था। थैंक यू सो मच।